हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12वीं के गणित का पेपर। कोड है 324 CFA, चौथा सेट है और इस सेट का आज तीसरा पार्ट है। वैसे तो हमें जो प्रश्न सॉल्व करने हैं इस तीसरे पार्ट में, अक्सर हम इन सवालों को पार्ट 2 में सॉल्व करते हैं, लेकिन जो सवाल थे यहाँ पे सवाल नंबर 4 के, इसमें से कुछ सवाल साइज में काफ़ी बड़े थे, जिसकी वजह से वीडियो बड़ा बनने लगा था। तो इसलिए हम केवल सवाल नंबर 4 को ही पार्ट 2 में इंक्लूड कर पाए थे। नहीं तो हम सवाल नंबर 4 और 5 दोनों को पार्ट 2 के अंदर शामिल करते हैं। तो सवाल बड़े बड़े थे, इसके लिए इसको केवल एक पार्ट में हमने लगा दिया। और आज के इस पार्ट में हम केवल प्रश्न क्रमांक 5 के सभी खंडों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ निम्नलिखित सभी खंडों को हल करो। एक सारणिक दिया हुआ है a² प्लस ab। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारणिक को, और प्रूफ करना 4a² b² c²। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 5 का पहला खंड। सारणिक जो है, सारणिक को लिख लेते हैं। a² प्लस ab स्तंभ में है। यहाँ पे ab bc b² प्लस bc ac प्लस c² ac और c²। प्रूफ करना है 4a² b² और c²। तो सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ सारणिक के नियमों के सहारे से इसको लगा सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट इसका प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करके लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और कुछ नियम वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ नियम लगाएंगे। जैसे पहले स्तंभ में आप देखो a कॉमन है, दूसरे स्तंभ में b कॉमन है, और तीसरे स्तंभ में c कॉमन है। तो हम एक एक स्तंभ से a b c को बाहर निकालेंगे तो नई सारणिक कुछ ऐसी दिखेगी। a बचेगा, a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे b बचेगा, इसमें से b निकल जाएगा तो c b प्लस c। और दूसरे वाले में यहाँ पे बचेगा c निकलने के बाद a प्लस c और c ये रह जाएगा। अब आगे आपको सॉल्व करना है, तो चाहे तो आप सबको जोड़ दो तो हो जाएगा 2a प्लस 2c 2b। यहाँ पे c निकलने के बाद यहाँ a रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a 2b 2b 2c। तो सब में से 2 कॉमन होके a प्लस b और b प्लस c और c प्लस a करके इस तरीके से ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो उस तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसमें से हम इसको घटा देते हैं। दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इन दोनों स्तंभों को जोड़ेंगे। तो हम C1 की जगह पे लिखने जा रहे हैं C1 प्लस C2। क्या बन जाएगा ये ABC। जोड़ने पर ये हो जाएगा a प्लस c a प्लस 2b और 2b प्लस c, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं c b प्लस c a प्लस c a और c। अब हम ये करेंगे, हम इसी में से इसको घटा देंगे। तो चाहे उसको C3 की जगह पे लिख लो या फिर C1 की जगह पे।
तो हम लिखेंगे C1 की जगह पे C1 माइनस C3। तो ये हो जाएगा ABC। हम A प्लस C में से इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को नहीं, हम केवल C1 में से C3 को घटाएंगे जैसा हमने संकेत में लिखा। तो A प्लस C में से A प्लस C को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और A प्लस 2B में से A को घटाएंगे तो केवल 2B बचेगा, और 2B प्लस C में से C को घटाएंगे तो केवल 2B बचेगा। और यहाँ हो गया C B B प्लस C, A प्लस C A और C। अब इसमें से हम 2B को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर C, क्योंकि B का B में गुणा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 1 1 C B B प्लस C A प्लस C A और C। अब हम इन दोनों में से किसी एक को 0 बना देते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम R2 को लिख रहे हैं R2 माइनस R3। तो क्या बन जाएगा 2AB स्क्वायर C 0 C और A प्लस C, ये ऐसे ही रहेगा। और दो में से तीसरे लाइन को घटाना और दूसरे पे लिखना, तो एक में से एक घटाएंगे 0 होगा, B में से B प्लस C घटाएंगे तो माइनस C आएगा, और A में से C घटाएंगे तो A माइनस C आएगा। बाकी ये 1 B प्लस C और C ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे जब, तो पाएंगे 2AB स्क्वायर C प्लस माइनस प्लस, तो C का गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा CA माइनस C स्क्वायर, और इधर से जाते समय माइनस लगाना है तो ये हो जाएगा प्लस में CA प्लस C स्क्वायर। तो CA और CA जुड़ जाएगा 2CA, और C स्क्वायर कट जाएगा, यानी 2AB स्क्वायर C और कोष्ठक में 2CA, तो 2 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा 4, A का A के साथ गुणा A स्क्वायर, B स्क्वायर पहले से था, C के साथ मिलके C स्क्वायर, और यही चीज़ प्रूफ करनी थी जो कि है इसका दायां पक्ष। तो हम यहाँ शुरू से आपको सवाल दिखाते हैं, और भी तरीके से जैसा आप इसको छोटा करने के लिए सोच सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो ये है इस सवाल का जवाब, और पूरा ये अंतिम चरणों तक का सवाल है, आप इसको लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ x। जहाँ x की वैल्यू 0 है उस पर हमें इसका सतत होना चेक करना है, और ये दिखाना है कि x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो इस सवाल को 2 पार्ट में हमें लगाना है। सवाल दिया है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड, फंक्शन की वैल्यू है f(x), मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ x है, और x बराबर 0 पर हमें चेक करना है सतत है या नहीं है। तो सतत जानने के लिए हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। x बराबर 0 पर आपको चेक करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड की लिमिट, यानी बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f(x माइनस h), x बराबर 0 पर, तो चाहे तो हम इसको 0 माइनस h लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे।
जब हम 0 माइनस एच लिखेंगे तो माइनस एच यानी केवल एच, और अब हम एच की जगह 0 लिखेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं राइट हैंड की लिमिट, जो कि होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस एच, क्योंकि x बराबर 0 है तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस एच, यानी ये भी आया 0। उसके बाद हम निकालेंगे f0 यानी मॉड ऑफ 0 यानी 0। तो अब लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड की लिमिट बराबर है राइट हैंड की लिमिट के और बराबर है f0 के, लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 पर सतत है। अब अवकलनीयता जांचनी है तो उसके लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव, जिसे हम बोलते हैं LHD। इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस एच, तो चूँकि 0 पर है तो 0 माइनस h माइनस एफ एक्स यानी f0 बाई माइनस एच, तो बराबर हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे 0 माइनस एच लिखेंगे, माइनस 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा बटे में माइनस एच, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा है यानी मॉड लगा है, यानी हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे ऋण h, यानी यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आया -1। तब चूँकि h है ही नहीं, इसका मतलब -1 आएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड की डेरिवेटिव, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 और राइट हैंड के लिए नीचे h होता है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे 0 प्लस h, और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा नीचे h, तो यहाँ h से h कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1। अब देखो एक 1 आया है और एक नेगेटिव 1 आया है, तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड का डेरिवेटिव, लिखेंगे इसलिए अवकलनीय नहीं है। ये है इस सवाल का जवाब। तो इस सवाल को आप यहाँ शुरू से देख सकते हो, 5वें का दूसरा खंड है और ये प्रक्रिया अपनाई गई है सवाल को लगाने के लिए। अगला सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड दिया गया है। x की वैल्यू ऋण 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो इसके लिए x कोष्ठक में 1 प्लस वाई और y कोष्ठक में 1 प्लस एक्स बराबर 0 दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है निगेटिव में 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड दिया है x कोष्ठक में 1 प्लस वाई कोष्ठक में 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करने के लिए दो लोगों को दो तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस वाई और इक्वल हो जाएगा y 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर x स्क्वायर 1 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा दूसरी तरफ जाने के लिए, तो इसका वर्ग करेंगे y स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब अंदर यहाँ पे गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम इनको भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो x स्क्वायर और ऋण वाई स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स ऋण वाई एक्स धन वाई, और इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स ऋण वाई बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में से एक्स ऋण वाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स धन वाई धन एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो एक्स ऋण वाई का मान 0 होगा, या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इसका मान 0 होगा। अगर इसका मान 0 है तो x का मान y होगा, यानी यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर 1 होगा। तो सवाल में इन्होंने दिया था कि x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, यानी हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर यहीं पर सीधे सीधे इसका हम अवकलन कर सकते हैं। अवकलन करने के लिए x का अवकलन 1 होगा, y का dy बाई डी एक्स होगा। यहाँ x को छोड़ के y का करेंगे और y को छोड़ के x का करेंगे, तो उस हिसाब से भी इसको कर सकते हो। या फिर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x वाई 1 प्लस एक्स इक्वल 0, या y की वैल्यू होगी निगेटिव में x बाई 1 प्लस एक्स। ये x की वैल्यू बनेगी और इसी का आपको अवकलन करना है, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस हर को छोड़ देना है, अंश का करना है तो x का अवकलन 1 होगा, माइनस अंश को छोड़ देना हर का करना है तो 1 का 1 और x का 0, यानी इसका भी 1 आएगा, और नीचे हर का वर्ग करना होता है। तो ये हो जाएगा माइनस में ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल 1 और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही चीज प्रूफ करनी थी। यह है सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। यहाँ से शुरू हुआ है सवाल, आप पूरा लगा सकते हो। ये इसका पूरा का पूरा समाधान है। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। ये एक सवाल दिया है, रेखाओं आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा कोष्ठक में आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये दिया है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो सवाल नंबर 5 का चौथा खंड है ये। एक में आर वेक्टर की वैल्यू दी है आई कैप 2j कैप प्लस k कैप और प्लस में लैम्डा, कोष्ठक में है आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और दूसरी लाइन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप और प्लस में म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इतना चीज दिया हुआ है। अब इसमें कहा इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालो। तो ये जो लेमडा से पहले लिखा होता है इसको हम a कहते हैं, या फिर ये कोई बिंदु है जो इस रेखा पर स्थित है, तो इसको हम a1 नाम देंगे, इसको a2, इसको b1 और इसको b2 देंगे। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे i कैप 2j कैप प्लस k कैप, और a2 की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। b1 की वैल्यू है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और b2 की वैल्यू है, ये सभी वेक्टर में है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बीच की दूरी निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, हमें चाहिए a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 चाहिए। तो a2 माइनस a1 अगर हम करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, ऋण j में से 2j घटाएंगे तो ऋण 3j आएगा,
और माइनस के में से प्लस के घटाएंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 2k। उसके बाद नंबर 2, हमें चाहिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर या b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर चाहिए। तो हम यहाँ पे b2 क्रॉस b1 निकाल लेते हैं। दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे i j k। 2 वाले को पहले लिख लो, 2 1 2, और 1 वाले को बाद में 1 ऋण 1 1। अब इसका हम प्रसार करते हैं। तो पहले लेंगे i कैप, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 1 का गुणा 1 में 1, ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे ऋण 2। तो यहाँ पे आगे एक ऋण लगाएंगे, ऋण जे, ये स्तंभ पंक्ति गायब होकर 2 का गुणा 1 में 2 और 2 का गुणा 1 में 2, यानी 2 ऋण 2, और प्लस में के कैप, 2 1 2 ऋण 2 और ऋण 1। तो ये होगा 3i कैप, ये खत्म, माइनस में 3k कैप। नंबर 3, हमें जरूरत है b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है उसका भी वर्ग पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जब आपको बीच की दूरी निकालनी होगी तो इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला हमें ज़रूरत है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर की। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखा आपने, i माइनस 3j माइनस 2k, और b2 क्रॉस b1 निकल गया है 3i माइनस 3k। i का गुणा i में कराएंगे तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3, j है ही नहीं, ऋण 3 का गुणा ऋण 2 में धन 6, यानी हो गया ये 9। अब सूत्र निकालेंगे या सूत्र लिखेंगे। जो न्यूनतम दूरी है उसको हम d से दिखा देते हैं। सूत्र होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b2 क्रॉस b1 या b1 क्रॉस b2, और नीचे b2 क्रॉस b1, इसका माठ सारी वैल्यू रख दो। तो a2 माइनस a1 डॉट b2 क्रॉस b1, इसकी वैल्यू है 9, और b2 क्रॉस b1 की मैग्नीट्यूड वो है 3 करली में 2। तो इसका माड वैल्यू निकालना है, यानी ऋण हमें केवल नहीं लेना था। तो 3 3 9, ये हो जाएगा 3 बटे करली 2। चाहे तो करली 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 करली में 2 बटे 2 मात्रक। ये हो जाएगा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। एक बार हम आपको पूरा सवाल शुरू से दिखाते हैं। देखिए सवाल नंबर 5वें का चौथा खंड था। 2 रेखाएं दी हैं, उनके बीच का हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालना है और इन दोनों का क्रॉस गुणा निकालना है। फिर इन दोनों के अंतर से इसके क्रॉस गुणा का डॉट गुणा करा दो। उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो आएगा उत्तर आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसलिए स्टेप बाय स्टेप निकाला है पूरा, और अंत में हमने सूत्र इस्तेमाल किया है जिससे सवाल आसानी से लग जाए। अब हम आपको दिखाते हैं अंतिम सवाल, इस सवाल जो प्रश्न क्रमांक 5 का है, अंतिम खंड उसका। तो अंतिम सवाल देखिए, ये है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड। हल कीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर दिया है, dy बाई डी एक्स बराबर नहीं सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस वाई काट एक्स बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स, जहाँ संकेत दिया है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ये है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड, और आज के लिए अंतिम सवाल है। dy बाई डी एक्स बराबर है, बराबर नहीं सॉरी बार बार बराबर जबान पे आ रहा है, y काट x
2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x। ये सवाल दिया है, कहा x नॉट इक्वल 0 है। इसको हल करना है, यानी बिना dy बाई डी एक्स के इसको रखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस p। यहाँ पे देखो इस पूरे की वैल्यू है p और ये है y, तो चाहे हम इसको pxy लिख सकते हैं या फिर py बराबर q। से तुलना करने पर तो p की वैल्यू यहाँ पे है काट x और q की वैल्यू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें समाकलन गुणांक, तो वो होता है इंटीग्रल p dx। तो ये इंटीग्रल करना है p की वैल्यू काट x dx। काट x का समाकलन होता है log sin x। तो log, जब e के ऊपर log की पावर हो तो log हट जाता है, तो यहाँ पे जवाब में आएगा sin x। ये हो गया if का मान। तो यहाँ पे जो समीकरण का हल होगा वो होगा if इंटू वाई बराबर इंटीग्रल q if dx प्लस c। यही सवाल का जवाब बनेगा। तो if का मान है sin x, यानी ये हो जाएगा y sin x और q का मान है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x। if का मान है sin x dx प्लस में कांस्टेंट c। तो इसको लिख सकते हैं 2x sin x dx, एक ये हो गया। और काट को लिख सकते हैं कास बाई साइन, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कास एक्स dx प्लस c। हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और कास के अवकलन में साइन आता है, तो हम केवल इसी को सॉल्व करेंगे और एक को छोड़ देंगे। एक को ऐसे ही उतारना है 2x sin x dx और यहाँ पे खंडशः समाकलन करेंगे। खंडशः समाकलन का नियम यह है कि सबसे पहले हम बीजगणित को प्रथम पद मानते हैं और त्रिकोणमिति को दूसरा पद। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और कास x dx माइनस, अब इस पूरे पार्ट का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कास x dx और इस पूरे के समाकलन करना है dx के सापेक्ष और प्लस में बाहर हो गया c, यानी ये हो गया 2x sin x dx प्लस में एक्स स्क्वायर और कास का समाकलन साइन होता है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और dx तो हो गया खत्म, माइनस में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और कास का समाकलन साइन, तो ये होगा माइनस में 2x, क्योंकि एक अभी भी चिन्ह आगे पड़ा है, 2x sin x dx और प्लस में c। तो यहाँ पे माइनस 2x sin x dx है और यहाँ पे प्लस में 2x sin x dx, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा केवल x स्क्वायर sin x प्लस c और यहाँ पे बाएं तरफ पहले से ही है y sin x और यही इस सवाल का जवाब बन जाएगा। तो इस सवाल को हम शुरू से आपको दिखाते हैं। ये सवाल है और यहाँ से इसका जवाब है पूरा का पूरा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सवाल नंबर 5 के 5 खंडों को हमने यहाँ पे हल कर दिया है और सवाल नंबर 4 को हमने अलग पार्ट 2 में सॉल्व कर दिया था, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। अगर हम सवाल नंबर 4 और 5 को एक साथ सॉल्व करते तो लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो बन रहा था। तो इसके लिए हमने इन दोनों सवाल को 2 पार्ट में कर दिया, यानी पार्ट 2 में सवाल नंबर 4 को सॉल्व किया है और पार्ट 3 में सवाल नंबर 5 के सभी खंडों को हल कर दिया पार्ट 3 में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझाया समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।